अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास P1 and N1. I am your mathematics lecturer Ida Mushtaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 23rd June 2020 we are going to discuss review exercise of chapter 6 in this lecture. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कल हम समर वेकेशन होमवर्क से सारे डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपकी रिव्यू एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है इसका HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन हम चैप्टर 5 में भी करते आए हैं, उसके बाद चैप्टर 6 में भी हमने फैक्टराइजेशन को डिस्कस किया है। तो जो दिए गए आपके पास एक्सप्रेशंस हैं, आपने अलग-अलग उनकी फैक्टराइजेशन करनी है और उसके बाद उसमें से कॉमन ले लेना है। तो जो कॉमन फैक्टर आएगा वो आपके पास HCF है। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। आपके पास दो टर्म्स दी गई हैं, दोनों में से एक को आपने डिविडेंड बनाना है और दूसरे को डिवाइजर बनाना है। चूँकि इसमें दोनों की जो पार है यानी वेरिएबल की जो डिग्री है वो सेम है, तो आप दोनों में से किसी भी एक को डिविडेंड और दूसरे को डिवाइज़र बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये इस टर्म को बाहर लिख दिया है, ये डिवाइज़र है, और इसको अंदर लिख दिया, ये डिविडेंड है। अब डिवीजन मेथड का तरीकाकार आपको पता है कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के इक्वल करने के लिए आपने उसको जो है वो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो इक्वल हो जाए। यहाँ ये पहले ही इक्वल हैं, तो हमें इसको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये सारी टर्म यहाँ पे हो जाएगा y³ + 3y², यहाँ पे -8y और -24। अब साइन चेंज करेंगे तो ये वाले दोनों पहले कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ +8y से -3y जाएगा, बाकी +5y रह जाएगा, और यहाँ पे +24 से -9 जाएगा, बाकी 15 रह जाएगा। अब देखें बेटे, इसकी जो डिग्री है यानी इसकी पार है वो कम हो गई है इससे, तो अब आपने इसको डिविडेंड बना देना और इसको डिवाइज़र बना देना। लेकिन डिवाइज़र बनाने से पहले आप देखते हैं इनमें से कुछ कॉमन आता है। इसमें से कॉमन आ रहा है 5 कॉमन ले लिया, बाकी रह गया y+3। जो कॉमन लेते हैं उसे आप इग्नोर कर देते हैं, और अब ये वाला आपके पास डिवाइज़र है और ये वाला डिविडेंड बना देना आपने। अब फर्स्ट टर्म आपके पास डिविडेंड की है y³, यहाँ पे डिवाइज़र में है y। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये y³ हो जाए y² से, तो वो जिससे मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ पे लिखा, और इस y² को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y³ + 3y²। साइन चेंज करने पे ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे हमारे पास रह गया -8y और -24। उसके बाद -8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट के इक्वल करना है, तो -8y आप इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले वो वाला साइन लगा दें जो आ रहा है, उसके बाद साइन चेंज करने पे वो जो है वो प्लस का हो जाएगा, या फिर यहाँ पे उसके बाद -8 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -24। साइन चेंज करेंगे तो ये +24 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वो टर्म जिसने इस सारे जो है वो दोनों एक्सप्रेशंस के रिमाइंडर को ज़ीरो कर दिया है, वो एक्सप्रेशन है हमारे पास y+3। तो y+3 इन दोनों टर्म्स का जो है वो HCF आ जाएगा, क्योंकि HCF आपके पास कोशेंट वाला नहीं होता बल्कि वो फैक्टर होता है जो दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली डिवाइड करवा देता है, इस तरह के उनका रिमाइंडर कुछ भी ना बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12x² - 75। तो इन दोनों में से ये दोनों 3 पे डिवाइड हो जाते हैं, 3 कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पे रह गया 3 4 12x², और यहाँ पे जो है वो 25 आ जाएगा इसको 3 पे डिवाइड करने पे। ये 4x² 2x का स्क्वायर बन जाता है और 25 बन जाता है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में, स्टार्ट वाला 3 एज इट इज़ आ जाएगा। एक्चुअली बेटे हमने LCM फाइंड आउट करना था, तो पहले मैंने सबसे पहले टर्म की फैक्टराइजेशन की है, उसमें से कॉमन लिया, उसके बाद एक बार प्लस में एक बार माइनस में वाला फार्मूला लगाया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 6x² - 13x - 5। इसमें आपको पता है कि फर्स्ट टर्म जो 6x² है और लास्ट वाली जो -5 है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। ये दरमियान वाली -13x नहीं लिखनी, बल्कि इसकी जगह दो ऐसी टर्म्स लिखनी है कि उन्हें प्लस माइनस करें तो -13x आए, और मल्टीप्लाई करें तो ये जो साइड वालों की मल्टीप्लिकेशन है यानी -30x² आना चाहिए। तो फिर यहाँ पे दो टर्म्स हो जाती हैं -15x + 2x के, इनको प्लस माइनस करने पे -13x आ जाता है और मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 30x² आ जाता है। जब 4 टर्म्स हो जाती हैं, पहली दो में से कॉमन लेते हो, इन दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया 3x, कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया 2x और यहाँ पे 5 रह गया, क्योंकि 3 5 = 15 होता है। उसके बाद अगली दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो +1 कॉमन ले लिया, ये रह गया 2x - 5। एक दफ़ा आपने 2x - 5 को लिख दिया जो ब्रैकेट में दोनों में सेम है, और एक दफ़ा आपने 3x + 1 को लिख दिया। थर्ड टर्म आपके पास है 4x² - 20x + 25। 4x² और +25 को एज इट इज़ लिख देना है, -20x नहीं लिखेंगे, इसकी जगह दो ऐसे फैक्टर्स लिखेंगे कि उन्हें प्लस माइनस करें तो -20x आए, और मल्टीप्लाई करें तो ये जो साइड वालों की मल्टीप्लिकेशन है यानी 100x² आना चाहिए।
फिर इसकी जगह जो दो फैक्टर्स बनाए हैं वो बनाए हैं हमने -10x और -10x के, क्योंकि -10x और -10x की हो जाएगा -20x और मल्टीप्लाई करने पे ये +100x आ जाएगा। अब 4 टर्म्स हो गई हैं, पहली दो में से कॉमन आया 2x, तो यहाँ पर आ गया 2x - 5, यहाँ से -5 कॉमन लिया क्योंकि ये दोनों 5 पे डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ पर आ गया 2x - 5। एक मरतबा लिखेंगे 2x - 5, ये जो दोनों ब्रैकेट में है उसको एक मरतबा लिखा और एक मरतबा ये बाहर वाला लिखा, तो ये टोटल 2x - 5 2 टाइम्स हो गया। एलसीएम में आपको पता है हम कॉमन फैक्टर्स भी लिखते हैं और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लिखते हैं। आप यहाँ डायरेक्ट एलसीएम भी लिख सकते हैं या पहले लिखे कॉमन फैक्टर्स भी लिखे नॉन कॉमन फैक्टर्स, फिर दोनों को इकट्ठा करके लिख सकते हैं। अब देखिए कॉमन इसमें क्या है, 2x - 5 है इसमें और इसमें भी 2x - 5 है, तो 2x - 5 एक मरतबा कॉमन में चला गया। अब बाकी इसमें क्या बच गया, इसमें बच गया 3 × 2x + 5, तो वो भी ज़ाहिर सी बात है नॉन कॉमन भी इसमें जाने, और इसमें क्या बचा 2x - 5, तो इसलिए 2x - 5 एक मरतबा कॉमन का और एक मरतबा नॉन कॉमन का 2x - 5 का होल स्क्वायर है, और ये 3 × 2x + 5 ये आपके पास टोटल एलसीएम आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एचसीएफ दिया हुआ है और उसके बाद जो है वो ये आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं और ये उनका एचसीएफ दिया हुआ है और आपसे कहते हैं उनका एलसीएम फाइंड आउट करें। बेटे हमें फॉर्मूला पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर आपने एलसीएम निकालना है तो जो उन दोनों का प्रोडक्ट है पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का, उसे उनके जो है वो एचसीएफ पे आपने डिवाइड करवा देना है, तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो पी ऑफ एक्स की जगह पे फर्स्ट पोलिनोमियल लिखी, उसके बाद क्यू ऑफ एक्स की जगह पे मैंने सेकंड पोलिनोमियल लिखी और डिवाइड करवा दिया उनके एलसीएम पे एचसीएफ पे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एलसीएम होगा। अब मसला ये है कि ये तो इतनी बड़ी जो है वो वैल्यू है ना, तो इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम, क्योंकि अगर 4 होती तो हम पहली दो में से कॉमन ले लेते हैं, अगली दो में से, ना ही इन पर कोई फार्मूला अप्लाई होता है। तो फिर क्या करेंगे, ये डिवाइड हो रहे हैं चूँकि ये इसका एचसीएफ है। एचसीएफ वो टर्म होती है जो एग्जैक्टली डिवाइड करवा देता है दिए गए एक्सप्रेशंस को। तो आप जो है वो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पहले इसको एक दूसरे पे डिवाइड करवा दें किसी भी टर्म पे, जो आंसर आएगा वो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ पे x⁴ + 2x³ - 4x² - x + 28 एक टर्म को मैंने यहाँ पे लिख लिया डिवीजन में डिविडेंड के तौर पे, और डिवाइड करवा रही हूँ मैं इसको x² + 5x + 7 पे, ताकि ये इसके साथ कैंसिल होकर ख़त्म हो जाए डिनोमिनेटर और बाकी आपके पास एलसीएम रह जाए। डिवीजन का तरीकाकार बेटे वही होता है, फर्स्ट टर्म को आपने फर्स्ट के इक्वल करना होता है। तो यहाँ पे x² ऑलरेडी है, आपको 4 चाहिए तो x² से मल्टीप्लाई कर देंगे, x² को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x⁴, ये हो जाएगा 5x³ और ये 7x²। साइन चेंज करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -3x³ क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन, और यहाँ पे भी -11x² क्योंकि ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, ये -11x² हो जाएगा। -x + 28 एज इट इज़ आगे। उसके बाद अब जो है वो फर्स्ट टर्म के इक्वल आने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3x से मल्टीप्लाई करेंगे। -3x जिससे मल्टीप्लाई करना है वो इधर लिखा हो, और इस -3x को इन सारी टर्म से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देना आपने। आप बिल्कुल यहाँ पे इसके नीचे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा -3x³, फिर -15x² और फिर -3 × 7 = 21, यानी इस -3x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। आप बिल्कुल इसके नीचे भी लिख सकते हैं, -3x³ इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -11x² है, ये +15x² में से जो है वो माइनस करेंगे, बाकी +4x² रह जाएगा। यहाँ पे ये -x है, ये +21x में से माइनस होगा तो बाकी रह जाएगा +20x, और यहाँ पे +28 एज इट इज़, क्योंकि सिर्फ नीचे वालों के आप साइन चेंज करते हैं, ऊपर वालों के नहीं करते। अब आपको फर्स्ट टर्म चाहिए 4x² और यहाँ पे आपके पास है x², तो इसका मतलब है +4 आपको चाहिए, वो +4 आपने यहाँ पे लिखना है और इस +4 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 4x² + 20x + 28, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे साइन चेंज करने पे। तो अब जब आपने इस टर्म को, इस पूरी टर्म को इस पर सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया x² - 3x + 4। तो यहाँ पे हमने लिखा इसको, ये जो है वो ये वाली सारी टर्म इसको इस पे कैंसिल कर दिया, यानी डिवाइड कर दिया, तो इसकी जगह आ गया x² - 3x + 4। ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख दी और नेक्स्ट जो इन दोनों को सॉल्व करके आंसर आया था वो लिख दिया। अब आप लोग ये अगर कह रहे होंगे कि ये तो दोनों पे डिवाइड हो रहा है, बेटे अगर दरम्यान में प्लस होता है तो फिर दोनों पे डिवाइड अलग-अलग करवाते हैं, और अगर दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन होती है तो फिर दोनों टर्म्स में से किसी पे भी एक पे डिवाइड करवा के जो आंसर आता है बाकियों को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं करें, क्योंकि ये जो है सिंप्लीफाई
सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट है हमारे पास। इसके दो पार्ट्स हैं। सिंप्लीफाई करना है। आपको पता है कि जब फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस माइनस का साइन होता है तो आप उसका एलसीएम लेके उसको सॉल्व करते हो, और जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन होता है तो आप सारे उनको सिंप्लीफाई करते हो सारी टर्म्स को। उसके बाद डिनोमिनेटर की जो टर्म सेम होती हैं न्यूमिनेटर के साथ, चाहे वो फर्स्ट टर्म की मैच कर रही हो सेकेंड टर्म के साथ, तो आप उनको कैंसिल कर देते हो। पार्ट 1 में हमारे पास है माइनस का साइन, तो इसका मतलब एलसीएम लेना है, लेकिन पहले सिंप्लीफाई करेंगे। इन 4 टर्म्स हैं तो 4 टर्म्स को कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, पहली 2 में से कॉमन लेते हैं। यहाँ पहली 2 में से कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी रह गया एक्स प्लस 1। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा एक्स प्लस 1। तो ये एक मरतबा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक मरतबा हो जाएगा एक्स प्लस 1। ये फर्स्ट टर्म सिंप्लीफाई हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, बाकी यहाँ पे रह जाएगा एक्स माइनस 1। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास अगली दोनों टर्म्स में से प्लस 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे रह जाएगा एक्स माइनस 1। एक दफ़ा रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक दफ़ा एक्स माइनस 1। अब आपने एलसीएम लेना है तो एलसीएम में एक मरतबा चला जाएगा एक्स प्लस 1 ये वाला, एक मरतबा एक्स माइनस 1 और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब दोनों टर्म्स के एलसीएम जो है वो इसमें डिनोमिनेटर्स एलसीएम में शामिल हो चुके हैं। पहली दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 इससे कैंसिल हो जाएंगे इन दोनों से, और बाकी रह जाएगा एलसीएम में एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3। उसके बाद यहाँ पे x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन दोनों से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा x प्लस 1। एक्स प्लस 1 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो चूँकि यहाँ पे माइनस भी है, माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, ये हो जाएगा माइनस 3x और माइनस 3। प्लस 3x माइनस 3x से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 3 और माइनस 3 बेटे ये हो जाएगा आपके पास माइनस 6। और उसके बाद जो डिनोमिनेटर है आपके पास उनको जब सॉल्व करेंगे तो ये एक बार है x माइनस 1 और एक हमारे पास एक x माइनस 1 है और एक x प्लस 1 है। x माइनस 1 और x प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि फार्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो जो है वो दरम्यान में वो इक्वल होता है एक बार प्लस के और एक बार माइनस के, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो इन दोनों को सॉल्व करने से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। दोबारा हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बनाएंगे और सेकंड टर्म का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है सेम टर्म्स हो, साइन चेंज हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर हम उनका स्क्वायर बना देते हैं। दोबारा बता रही हूँ, पहले इन दोनों को मिला के फॉर्मूला बनाएंगे, वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर जो इसका आंसर आएगा इसके साथ फार्मूला मिल के बनाएंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास एक्स रेज टू पावर 4, और 1 का स्क्वायर लें या जो भी उसकी पावर हो उसने 1 ही रहना होता है, तो इसका टोटल आंसर आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1। जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपके होमवर्क टास्क के लिए मैं छोड़ रही हूँ। आपने सिंप्लीफाई करना है हर एक टर्म को कॉमन लेके या फॉर्मूला लगता है जैसे भी, और उसके बाद एलसीएम लिए बगैर आपने उसको सॉल्व करना है, क्योंकि वहाँ दरम्यान में डिवीजन का साइन है, बस अगले वाले को आपने इन्वर्स करके लिख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड स्क्वायर रूट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो बेटे आपको स्क्वायर बनाना पड़ता है। तो स्क्वायर बनाने के लिए आपके पास देखें ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर नहीं है। अगर होल स्क्वायर क्या कब होगा इसमें, जब फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कट जाएगी, यानी यहाँ पे हमें +2 चाहिए ताकि ये होल स्क्वायर बन जाए। वो +2 कहाँ से आएगा, यहाँ पे हमारे पास 27 है। अगर मैं 27 को अलग-अलग करके लिख दूँ तो वो हो जाएगा +2 अलग कर देंगे और 25 अलग कर देंगे। ये जो +2 यहाँ पे है आपके पास, ये आपने स्टार्ट पे लगा देना है, तो ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए यहाँ से लेके 27 को आपने अलग करके लिखा, वो +2 जो आया वो आपने इसके साथ मिला दिया, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, फर्स्ट टर्म बगैर स्क्वायर के, सेकेंड टर्म बगैर स्क्वायर के, 2 के साथ वाला साइन लगा के होल स्क्वायर बना दिया। अब यहाँ पे रह गया था 25, तो 25 किसका स्क्वायर बनता है, 5 का। ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर हो गया, ये सेकंड टर्म स्क्वायर, दरम्यान में +2 फार्मूले वाला, यहाँ पे फर्स्ट टर्म लगाएंगे ये वाली और सेकंड टर्म लगाएंगे 5। अब इसको मैच करें ऊपर वाली के साथ, ये 2 5 are 10, 10 इंटू एक्स प्लस 1/x, ये हमारे पास स्टार्ट से था, इसको हमने कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब है ये ए स्क्वायर है आपके पास, ये बी स्क्वायर है, ये दरम्यान में 2ab है। ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है तो आपने फर्स्ट टर्म लिखनी है, सेकेंड टर्म लिखनी है, 2 वाला साइन लगा के इसका होल स्क्वायर बना देना है। ये आपके पास यहाँ तक स्क्वायर बन गया। आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट
आउट करना है तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जो क्वेश्चन है आपने उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है और उसके बाद जो उसकी फैक्टराइजेशन आई उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाया। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो आंसर बचेगा आपके पास आपने उसे प्लस माइनस में लिख देना है, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाद जो आंसर आता है आप हमेशा उसे प्लस माइनस में लिखते हैं। x+1 / x+5 ये आपके पास इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट आ गया। उसके बाद बेटे रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने करना है जी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है लेकिन डिवीजन मेथड से। तो फ्रैक्शन नज़र आ रही है आपको, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने स्क्वायर रूट से जब फैक्टराइजेशन से जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था तो स्क्वायर बना लिया था, लेकिन डिवीजन से जब करते हैं तो इसमें हमारे पास सिर्फ जो दी गई टर्म होती है उसे हम डिविडेंड के तौर पे लिख देते हैं। क्वेश्चन तो हम जाहिर सी बात है खुद ही लिखते हैं, लेकिन इसमें साथ साथ डिवाइज़र भी हमने खुद लिखना है। डिवाइज़र लिखने का तरीकाकार क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जो है वो आपने जो डिवाइज़र लिखना है उतना ही आपने क्वेश्चन लिखना है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिविडेंड की फर्स्ट टर्म के इक्वल आना चाहिए। तो कितना लिखेंगे कि आपके पास 4x² बन जाए, न्यूमिनेटर में लिखेंगे 2x और डिनोमिनेटर में आपको y² चाहिए तो एक y यहाँ पे लिखेंगे, एक y यहाँ पे। अब ये जो आपके पास आया है इसे आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 4x² डिवाइडेड बाय y²। ये प्लस का था, साइन चेंज करने पे ये माइनस का हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपके पास रह गया 20x डिवाइडेड बाय 4, ये 20x डिवाइडेड बाय y है यहाँ पे। उसके बाद प्लस 13 माइनस 30y डिवाइडेड बाय x प्लस 9y² डिवाइडेड बाय x², ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद बेटे आपने फर्स्ट टर्म को ये सबसे पहले तो यहाँ पे आप जो है वो सेकंड स्टेप में जब आप डिवाइज़र लिखते हो तो जो क्वोशंट की एक ही टर्म है फ़िलहाल आपके पास, आपने उसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जब करते हैं तो सिर्फ न्यूमिनेटर से करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाय y, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। अब इस फर्स्ट टर्म को इसके इक्वल लाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20x हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी y है तो जिससे मल्टीप्लाई करवाना है वो बेटे आपने यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। अब इस 5 को आपने जो है वो इन दोनों के साथ, ये जो सेकंड स्टेप का डिवाइज़र है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 20x डिवाइडेड बाय y प्लस का और फिर 5 5 = 25। साइन चेंज करने पे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसके साइन चेंज करेंगे तो 25 में से 13 माइनस का जाएगा, बाकी रह जाएगा -12 और ये वाली दोनों टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। अब आपके पास क्वोशंट में 2 टर्म्स हो गई हैं, उन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी 4x डिवाइडेड बाय y और इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो +10। अब आपके पास ये जो डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म है और डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है यहाँ पे -12, इसको -12 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक तो आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि 4 मिलके 12 के साथ उसके साथ -3 के साथ तो ये हो जाए -12। दूसरा आपको यहाँ पे x और y नहीं चाहिए, आपने ख़त्म करना है तो फिर हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y/x से, ताकि x ओवर y जब y/x से मल्टीप्लाई हो तो y से कैंसिल हो जाए और x से। इसका मतलब है वो जो टर्म डिसाइड हुई हमारी, आपने रफ में कैलकुलेशन करके पहले इसको सॉल्व करके देख लेना है। वो जो टर्म डिसाइड हुई वो है -3y/x, वो यहाँ भी लिख दी और यहाँ भी लिख दी। यहाँ जो आपने क्वेश्चन के तौर पे -3y/x लिखा, इसको बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई किया। जब इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और y कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 4 -3 से मल्टीप्लाई होगा -12 और यहाँ पे लिख दिया। 10 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 तो ये हो जाएगा -30 और y/x एज इट इज़ आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 3 3 = 9, y से मल्टीप्लाई होगा y² और x से मल्टीप्लाई होगा तो x², ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आपके पास आंसर आ गया। HCF में हम ये वाला आंसर लिखते होते हैं जो लास्ट पे डिवाइज़र होता है, लेकिन स्क्वायर रूट में आपने यही वाला आंसर लिखना है जो क्वोशंट वाला है, 2x डिवाइडेड बाय y प्लस 5 माइनस 3y डिवाइडेड बाय x, लेकिन उसको प्लस माइनस के साइन के साथ। चाहे स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करें डिवीजन मेथड से, चाहे फैक्टराइजेशन से, जो लास्ट पे आंसर है उसे आपने प्लस माइनस के साइन के साथ लिखना है। यहाँ तक बेटे आपकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। रिव्यू एक्सरसाइज के आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQs वाला वो नहीं लिखना, क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक आपने सारा काम इसका लिखना है। इसमें से मैंने एक क्वेश्चन नंबर 2 आपके होमवर्क टास्क के लिए छोड़ा है और एक क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। तो यहाँ तक आपने जो है वो पहले उसकी रिटर्न प्रैक्टिस करनी है रफ नोटबुक पे और उसके बाद आपने उसे नीट नोटबुक पे लिखना है। बेटे अगर आपको HCF फाइंड आउट करने का कहा जाता है तो फैक्टराइजेशन के बाद आपने सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखने होते हैं। अगर LCM फाइंड आउट करने का कहा जाता है तो फैक्टराइजेशन के बाद आपने कॉमन फैक्टर्स भी अलग करने हैं, फिर नॉन कॉमन फैक्टर्स भी अलग करने हैं और फिर उन दोनों को इकट्ठा करके लिख देना है, तो वो आपका LCM है। डायरेक्ट LCM भी लिख सकते हैं कि आप सारे कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को इकट्ठा करके लिखते हैं तो आपके पास LCM आ जाएगा।
इस तरीके से उसके बाद जब आपने फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है तो आपने कोशिश ये करनी है कि चाहे उसमें से कॉमन लेके, चाहे जो है वो फार्मूला अप्लाई करके या उसके फैक्टर्स बना के किसी भी तरीके से उसका स्क्वायर बन जाए, क्योंकि जब स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि जिस भी एक्सप्रेशन का आपने स्क्वायर रूट लेना है उसकी पावर है 1/2। तो जब आपने स्क्वायर बनाया होता है तो स्क्वायर जो है वो 1/2 पावर से कैंसिल हो जाता है और फिर वो जो नंबर होता है उसको हम प्लस माइनस के साइन के साथ उसके आंसर के तौर पे लिख देते हैं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की मदद से आप अपना होमवर्क टास्क कंप्लीट करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।